कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब खत्म हो चुका है। 12 मई को कर्नाटक के 4,96,00,000 से ज्यादा वोटर विधानसभा की 224 में से 223 सीटों पर वोट डालेंगे। कर्नाटक में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। एक सीट पर उम्मीदवार के निधन के चलते चुनाव बाद में होगा। वोटों की गिनती 15 मई को होगी। कर्नाटक को 2019 का असली सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही पार्टियों ने प्रचार खत्म होने के आखिरी मिनट तक वोटरों को रिझाने के लिए पूरा जोर झोंक दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 21 बड़ी चुनावी रैलियां की तो कांग्रेस के प्रचार की कमान राहुल गांधी और सिद्धारमैया ने संभाल रखी थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी लगभग पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में ही डटे रहे। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि कर्नाटक में उन्होंने 50,000 किलोमीटर की दूरी नापी है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे। बीजेपी नेताओं ने आज 52 रोड शो किए। जेडीएस पिछले 2 दशक से कर्नाटक में तीसरी ताकत के रूप में मौजूद है, जिसका कैंपेन एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी ने संभाला। हालांकि इतने दिग्गजों के बावजूद चुनाव के मुद्दों की बयान निजी के बजाय निजी आरोपों और भावनाओं को भी ज्यादा हवा दी जाती रही। कांग्रेस की सरकारों में 20-20, 25-25 साल से ओबीसी समाज, ओबीसी एमपी, ओबीसी एमएलए ये मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए सोचा तक नहीं। कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती रही। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने से रोकने के लिए ही कांग्रेस ने संसद को चलने नहीं दी। My mother is Italian. My mother has also lived larger part of her life in India, and it shows the quality of the Prime Minister when he makes these type of comments. It shows the quality of the man. दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, दबाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हमारा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री उनके मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनकी डील यूपीए से अच्छी हुई, मगर किसके लिए? उनके मित्रों के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं। कि राफेल की डील बीजेपी के नेताओं के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और उनके जो मित्र हैं जो 45,000 करोड़ रुपए डेट में हैं, उनके लिए बेहतर डील थी। जो वहां के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, वो दूध के धुले नहीं है। उनके भ्रष्टाचार के बारे में सबको मालूम है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके, और वो भी मास्टर है सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की। तो महाबहस कर्नाटक, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे नेता मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम है, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। मेरे साथ आदिल सिंह बोपराई हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। मेरे साथ सैयद शाहिद साहब हैं, जो कि जेडीएस के नेता हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी हैं, जो कि सीनियर पत्रकार हैं। सबसे पहले आदिल, आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्यों ये कारण रहा कि रियल मुद्दे इस चुनाव में उभर के आ ही नहीं पाए? देखिए दीपक साहब, कांग्रेस पार्टी ने जो असली मुद्दे हैं, जैसे किसानी का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, जो अत्याचार हो रहा है देश में पूरे दलित हमारे भाइयों के खिलाफ, वो सारे मुद्दे हम कर्नाटका की जनता के आगे लेके गए हैं। पर भाजपा, बिकॉज भाजपा के पास कोई इनकी रिपोर्ट कार्ड में कुछ अच्छा तो दिखाने को है नहीं, सो मोदी साहब ने प्रयत्न किया कि असली मुद्दों से कर्नाटका की जनता का ध्यान भटकाया जाए। अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज कर्नाटका के आगे, वो आपके माध्यम से पेश करना चाहूंगा। जो भाजपा के चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं, वो एक हिस्ट्री शीटर हैं। उन्होंने जेल में समय बताया हुआ है, वो इंडाइट किए गए थे लोकायुक्ता के साथ। सो बताएं, मोदी साहब मोदी साहब भाषण देते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आदिल साहब खत्म हो चुके हैं। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो करप्शन में लिप्त हैं, उनको क्लीन चिट मिल गई। ये तो हकीकत है। देखिए, ये तो हकीकत है।
लोकायुक्ता ने उन्हें इंडाइट किया हुआ है 25 से ज्यादा केसेस। अरे भाई जरा राहुल गांधी के बारे में बता दीजिए। आदिल बाबू राय रेड्डी ब्रदर्स हैं, जेल पे है करप्शन 35,000 करोड़ रुपए का बलारी स्कैम है इनका। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो तड़ीपा रहे हुए हैं। ये है एक एक करके आदिल आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। मुझे जफर भाई के पास जाना पड़ेगा। आदिल आपने अपनी बात रखी, जफर भाई। देखिए दीपक जी, आपने अभी सुना आदिल बपर है कांग्रेस के प्रवक्ता को। देखिए किस तरह की भाषा शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कि इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो कि उठा सके, इसलिए कि 10% वाली सरकार है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, येदियुरप्पा जी के बारे में कह रहे हैं उन्हें क्लीन चिट ऑलरेडी मिल गया है और कोई इस पे उनपे कोई ऐसा ये नहीं, और ना तो किसी लीडर जो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे या वर्कर है जो लड़ रहा है इलेक्शन, उसके ऊपर कोई भी माइनिंग से रिलेटेड एफआईआर भी हो। इस तरह की बातें जो है गलत फहमी करने की कोशिश जो बार बार कर रहे हैं, और ये कहते क्यों नहीं है जफर भाई जो कैंपेन कर रहा है, जो वहां पर 20 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं जफर भाई। खुद वो सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी को कैंपेन करने नहीं दिया बेलारी में। अरे करप्शन केसेस में वो बेल पे बाहर है, राहुल गांधी बाहर है बेल पे, उसके बारे में आप नहीं शिकायत नहीं। आदिल जी जरा सोच लीजिए, करप्शन से सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जेल में समय बिताया हुआ है, जेल पे बाहर हैं। क्या आप नॉन करप्शन गवर्नमेंट की बात करते हैं? नहीं मिली है। आपके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को जस्टिस संतोष हेगड़े ने इंडाइट किया हुआ है। 10% वाली सरकार, उसके बाद जब हमारे आज आपकी सरकार जब अच्छा भाई 15 मई को मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से कहूंगा, कैंपेन खत्म हो चुका है। यहाँ तो मुद्दे की बात कर ले, हम यहाँ तो मुद्दे की बात कर ले। राफेल स्कैम कैंपेन खत्म हो गया है अब। जफर भाई, अरे भाई आप लोगों ने तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डीपीपी को आप लोगों ने तो कभी ऐसा बना के रखा था, हमने तो चेंज कर दिया जो देश के हित में है। आदिल, आपने इधर 40,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अपने मित्र को दिया है जफर साहब। आपने बैंगलोर से 40,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट छीना है। वो कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को जाता, बैंगलोर के लोगों को जाता, उधर एंसिलरी इंडस्ट्री बढ़ती। आपने वो राहुल गांधी की भाषा मत बोलिए, राहुल गांधी को, अरे कम से कम राहुल गांधी की भाषा मत बोलिए, उनको तो लोग मजाक उड़ाते हैं। आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। बताइए तो सही, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया फिर? राहुल गांधी की भाषा में मत बोलिए। 40,000 करोड़ रुपए का आपने दे दिया। मजाक उड़ाते हैं, ना उनके पास कोई मुद्दा है और ना कोई नॉलेज। बिना मुद्दे के आप लोग भी घबराते हैं, जब वो माइक संभालते हैं तो आप लोग भी घबराते हैं, क्या बोलते हैं। हकीकत ये है राफेल डील पहले से बेहतर डील है, और अगर आपने साइन नहीं किया होता कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, तो सारी चीजें करोड़ रुपए का आपने एयरक्राफ्ट 1500 करोड़ में खरीदा है, एग्रीमेंट आपने साइन किया है उनके साथ, हमने नहीं साइन किया है। 2008 में साइन किया हुआ है, उस वक्त आपकी सरकार थी, हमारी सरकार। मैं आप दोनों से फिर बोल रहा हूँ, कैंपेन खत्म हो गई है। कह रहा हूँ कैंपेन खत्म हो गई है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या आपने डीपीपी में आपने रखा था? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में क्या लोगों को क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी साहब जाके अनाउंसमेंट कर देते हैं हमारे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की अनुमति के बिना। अच्छा साहब स्पेयर पार्ट यहाँ पर एक मिनट मोदी साहब एक तीसरी ताकत भी है, यहाँ एक तीसरी ताकत भी है, बिचौलियों को रख के कमीशन की कोशिश करते रहते हैं। एक तीसरी ताकत भी है यहाँ पर, जेडीएस। आप मुझे ये बताएं सर, आप किसके साथ जाएंगे इलेक्शन के बाद, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी तो आपको आने से रही। सर हम किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी बताती है कि हम कांग्रेस के बी टीम है, और कांग्रेस बताती है कि हम बीजेपी के बी टीम है। हम कर्नाटक की जनता की ये टीम है, और आने वाले चुनाव में जो 12 तारीख को कर्नाटक की जो जनता है, इसका आपको जवाब मिलेगा। दोनों राष्ट्र पार्टी जो आप लोग यहाँ पे जो कर रहे हो, धर्म और जो आप लड़ा रहे हो यहाँ के, ये आपको आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, क्योंकि कुमार स्वामी साहब बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाने वाले हैं। बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाने वाली है। थोड़ा कम कर दीजिए, यहाँ पे सरकार बनने वाली है। थोड़ा कम कर दीजिए शाहिद साहब, थोड़ा कम कर दीजिए। सरकार तो नहीं बना सकते वो।
नहीं, देखिए मैं वो तो आप आपको भी बता दूं जानते हैं। दीपक जी, कर्नाटक की जो अवाम है उनको पता है कि उनको कुमार स्वामी साहब ने जो 20 महीने में जब चीफ मिनिस्टर बने थे उन्होंने क्या किया है, लोग आज भी भूले नहीं है। कर्नाटक की जनता चाहती है कि आने वाले दिनों में जो 12 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें जो हमारी रीजनल पार्टी जनता दल है इसको वो बहुमत के साथ हमारी सरकार आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुमार स्वामी साहब ने क्या किया था? दोनों राष्ट्र पार्टी बीजेपी से कुर्सी छीन ली थी। विनोद जी, आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि इन चुनाव के अंदर मुद्दे कौन दिखते हैं? क्या प्रमुख दिखता है? सोनिया गांधी की नेशनलिटी। क्या प्रमुख दिखता है? बाल्टी। मंदिर मस्जिद। क्या प्रमुख दिखता है? बाल्टी। 15 मिनट 5 मिनट, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अब आपके 2 मिनट है बोलने के लिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि 2 मिनट आपने दिए हैं तो मैं जल्दी बात करूंगा। अभी आपने देख लिया कि यहाँ भी दोनों प्रवक्ता जो है मुद्दों को, राफेल पे बहस हो रही है, बात कर्नाटक की हो रही है लेकिन बहस राफेल पे हो रही है। सवाल ये है कर्नाटक में मुद्दों इंटरनेशनल हो गए ना। हाँ, सब इंटरनेशनल मुद्दों की कमी नहीं दीपक जी। मैं कर्नाटक घूम के आया हूँ, वहां जब आप लोगों से बात करें तो मुद्दे थे और शुरू में मुद्दों से शुरुआत भी हुई, लेकिन वो मुद्दे खो गए और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आप देखिए कि मुद्दे में बताता हूं कौन कौन से थे। वहां महादेवी नदी के पानी का मुद्दा था, कावेरी के पानी का मुद्दा है, बेंगलोर के प्रदूषण का मुद्दा है, बेंगलोर के प्रदूषण का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, वहां जो है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। तो मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को मजबूती से मुद्दा बना पाई और कांग्रेस ने अपनी सरकार के अचीवमेंट जरूर बताए, लेकिन जैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ वो भी मुद्दे छोड़ करके उसी में लग गए। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये चुनाव और जातीय गोलबंदी जो है कि साहब वोकालिंगा कहां है और लिंगायत कहां है, ओबीसी कहां है, दलित कहां है, मुसलमान कहां है, इस पर पूरा चुनाव नीचे चला गया। अभी ये राशिद साहब, शाहिद साहब कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, तो उनसे ये बनाएंगे तो किसके साथ मिलकर बनाएंगे? आप भाजपा के समर्थन से बनाएंगे, कांग्रेस समर्थन से बनाएंगे? ये तो स्पष्ट कर दें। हम किसी के साथ नहीं बनाएंगे सर। जनता दल जो हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे पहला हमारा मुद्दा है किसान। पिछले शायद भाई एक बात कहना चाहता हूँ, आपके नेताओं ने कोई मुद्दों की बात नहीं की। मैं कर्नाटक में घूम रहा था, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे और कहना भी चाहता हूँ। हमारा जो मुद्दा है, पुरानी कहावत है ना सर, उत्तर प्रदेश किसानों का जो 53,000 खरबूजा जो लोन है, छूरे पर खरबूजा गिरे या खरबूजे पर छूरा, कटना खरबूजे को ही है। तो जेडीएस को बात याद रखनी चाहिए कि कटना जो है वो आपकी पार्टी को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, चाहे आप कांग्रेस से करें चाहे आप बीजेपी से करें। बहस को मैं आगे बढ़ाता हूं। इसका टाइम बिल्कुल भी नहीं आएगा। कर्नाटक की जनता, देखिए सर, मैं भी कर्नाटक स्टेट में, मैं एक यूथ लीडर हूं। मैं कर्नाटक स्टेट के पूरे डिस्ट्रिक्ट घूम चुका हूं। जनता को क्या चाहिए मैं जानता हूं। जनता सिर्फ और सिर्फ ये दोनों नेशनल पार्टीज, आपको बता दो, ये मंगलूर में हो गए। कम्युनल राइट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? हमारा हिंदू भाई मुसलमान भाई, ये दो आपस में जो दोनों नेशनल पार्टीज एक दूसरे को मारने पे पड़ी है। कौन बस यही कह दिया ना आपने, बस यही कह दिया ना आपने। मैंगलोर का झंडा उठा दिया, फायदा हो गया एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो गया। शायद भाई सर, दीपक जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। सिद्धरामैया जी कहते हैं कि उनके मैनिफेस्टो में 1 करोड़ जॉब देंगे अगले 5 सालों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 5 साल में आपने कितने जॉब दिए? फरवरी में इंडियन एक्सप्रेस में जो सिद्धरामैया जी कहते हैं कि पूरे 5 सालों में 1,60,000 आपने नौकरी दी है, 1,60,000, और आप कहते हैं कि 1 करोड़ देंगे। कहां से देंगे? अब चलिए सीधे आदिल के पास चलते हैं। आदिल, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस रणनीति में कामयाब रही कि ये चुनाव सिद्धारमैया वर्सेस येदियुरप्पा न बनके राहुल वर्सेस मोदी बन जाए? और मोदी जी की शख्सियत राहुल से मजबूत है। मैं राहुल के लिए कोई ये नहीं कहना चाहूंगा कि राहुल कोई कमजोर पड़ते हैं, लेकिन अगर शख्सियतों की तुलना की जाए, मोदी जी ने दबंग कह दिया उनको। अब तो नहीं, वो दबंग जिस गांव का दबंग आता है, गांव का दबंग, पर वो बाल्टी रखने के लिए। हाँ, तो दबंग राहुल उन्होंने बता दिया कि बाल्टी रखने के लिए। तो आदिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके लिए ये नुकसान वाली बात नहीं हुई?
देखिए दीपक साहब, भाजपा ने पूरा प्रयत्न किया था कि असली मुद्दों को भटकाया जाए, पर कर्नाटका के पास, हम उनके लोगों के पास असली मुद्दे लेके जा चुके हैं ऑलरेडी। अब आप इन्वेस्टमेंट में देखिए, कर्नाटका आज हिंदुस्तान में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट में है। आप किसानी का देख लीजिए, हमने फ्री इंटरेस्ट लोन्स दिए हैं किसान भाइयों को, 12,000 करोड़ रुपए के फ्री। और कितने किसानों ने आत्महत्या की? 50 लाख से ज्यादा हमने नौकरियां क्रिएट की हैं नौजवानों के लिए। आज भाजपा असली तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि असली मुद्दों से कर्नाटका की जनता का ध्यान भटकाया जाए, पर वो कामयाब नहीं हो पाए, वो एक्सपोज हो चुके हैं। भाजपा और मोदी साहब कर्नाटका की जनता के आगे पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और 15 मई को कर्नाटका की जनता मोदी साहब को करारा जवाब देगी। ये तैयारी कर ले हारने की, उसके साथ शुरुआत हो गई है। राहुल जी को भी ये डायलॉग मनोज वाजपेयी ने राजनीति फिल्म में बोला था और वो चुनाव हार गए थे बाद में। आदिल भाई याद दिला रहा हूं आपको, करारा जवाब मिलेगा। देखिए दीपक साहब, आज इतना आक्रोश है हिंदुस्तान में, हर वर्ग में आक्रोश है। आप नौजवान ले लो, आप किसान ले लो, आप दलित ले लो, आप माइनॉरिटी ले लो, आप व्यापारी ले लो, लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने झूठे वादे दे दे के लोगों को, इन्होंने अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा ले लीजिए, भ्रष्टाचार सीमा पे पहुंचा हुआ है। अच्छे दिन की मोदी साहब बात करते थे, मेरा तो निवेदन था कि अमित शाह जी आके अपने पुत्र का जो ये जय शाह वाला मॉडल नौजवानों को बता दे कि 50,000 80 करोड़ रुपए कैसा बनता है। अगर वो मॉडल कर्नाटका के नौजवानों को बता देंगे तो आपने रॉबर्ट वड्रा वाला मॉडल नहीं बताया, नौजवानों का कल्याण, आपने रॉबर्ट वड्रा वाला मॉडल नहीं बताया। 1000% बढ़ जाता है, सैयद जफर 16,000% बढ़ जाता है। जफर भाई मेरा बड़ा सीधा सवाल है, और सीधा सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की कि मुद्दों की बजाय आपने इस चुनाव को पर्सनालिटी पे कर दिया? नहीं, देखिए दीपक जी, हम तो बराबर विकास का मुद्दा ही लेके चलते हैं। इसीलिए आज भी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, माननीय अमित शाह जी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब यूपी की सरकार थी तो 88,000 करोड़ मिलते थे, और अब हम लोगों ने 3 लाख करोड़ दिया है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि विकास हो और वहां प्रदेश की जनता के हित में काम हो। लेकिन अफसोस की बात है कि सीधा रवैया जितने भी वहां पर फ्लैगशिप स्कीम है उसमें उन्होंने उनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह करके। देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? 90% इतिहास की गलत 90% उनका, अरे सुन लीजिए, 90% कंट्रीब्यूशन जो है वो 90% कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरी बात, वो सिर्फ एक ही चीज उनका काम रहा है कि आइंदा कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ के कहीं ना कहीं वो चाहते हैं सत्ता में काबिज रहे, और हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए आइंदा का मुद्दा वही उठाया, आइंदा का मुद्दा आपने उठाया, लिंगायत का मुद्दा आपने कहा, समाज को तोड़ने के लिए हर वो कोशिश की उन्होंने जिससे समाज का विभाजन हो जाए और इनको कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज रहने की, समाज को तोड़ने की कामयाब हो जाए। लोगों तक पहुंचाया और हर लोगों तक बूथ शाहिद भाई, आप तीनों को रिक्वेस्ट, मुझे एक ब्रेक लेना है, आप तीनों से रिक्वेस्ट। ब्रेक के बाद हम आएंगे और बात करेंगे कि हर चुनाव में अब क्यों उठ जाता है इटली का मुद्दा, कहां से आता है मुद्दा, क्यों ट्रैवल करता है इतना। लेकिन उससे पहले मैं हमारे जो आदिल भाई है उनको सलाह देना चाहूंगा कि आदिल भाई, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कह रहे हैं युवा त्रस्त हैं, आप कह रहे हैं महिलाएं त्रस्त हैं, आप कह रहे हैं सभी लोग त्रस्त हैं मोदी सरकार से, लेकिन फिर भी वो जीतते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आपको एक न्यूटन ढूंढना पड़ेगा जो बता दे आपको थ्योरी कि आखिरकार बीजेपी के पास चुनाव जीतने की थ्योरी क्यों है। मैं आपका इसका जवाब लूंगा ब्रेक के बाद। सीधे मैं चलता हूं आदिल के पास। आदिल भाई, मैंने आपसे एक सवाल किया था ब्रेक से पहले, रिपीट करूं या आप जवाब देंगे? जी, मैं जवाब देता हूं दीपक साहब। दीपक साहब, हाल ही में भाजपा गोरखपुर और फूलपुर में हारी है, ये इनका गढ़ है।
अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाया तो आपके सामने है कि देश में इनके खिलाफ आक्रोश कितना है। पिछले 2 सालों में भाजपा 10 से ज्यादा बाईपोल हार चुकी है। गुजरात में मोदी साहब ने, हमें पता है, मसल और मनी पावर का कैसे एम्प्लॉय किया था। अमित शाह कहते थे हम 150 सीटें लेके आएंगे, 100 से नीचे आ गए हैं। कर्नाटका में हमने 5 साल अच्छा शासन किया है। भाजपा की दिक्कत यह है कि उनका भाषण ही उनका शासन है, इसीलिए असली मुद्दों पे वो बात कर ही नहीं सकते। क्योंकि मोदी साहब से लोग पूछेंगे कि बताइए भाई 15 लाख कहां है जो आपने वादा किया था। जफर भाई, जवाब की कीमत आज आसमान पे क्यों पहुंची हुई है? 2 करोड़ रोजगार कहां है? किसानी में जो देखिए हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसीलिए भटकाने का काम भाजपा का है। इनकी तो पीएचडी है। आदिल जवाब दे दीजिए। आदिल जवाब दे दीजिए। साहब सुन लीजिए, सिर्फ सवाल ही करते रहिएगा, जवाब तो सुन लीजिए जी। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इन्होंने बहुत सारे इल्जाम भाजपा पे लगा दिए। सारे इल्जाम इनके सपोज के लिए एक बार के लिए मैं मान भी लेता हूं, चलिए मैं मान लेता हूं कि आपके सब जो आप कह रहे हैं सही है, बट जनता में तो आपका विश्वास ही नहीं, जनता तो आपको मानती नहीं। अगर ऐसा होता तो जनता हर इलेक्शन, आपका मापदंड है सिर्फ बाई इलेक्शन में 1-2 सीट पे जो इलेक्शन हुआ है। अगर आप सारे इलेक्शन पिछले 4 सालों में देखिए तो आपकी हालत क्या हुई है। आप एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से सिमट के एक रीजनल पार्टी से भी छोटी पार्टी के रह गए हैं। अब आपको सहायता की जरूरत पड़ती है एक रीजनल पार्टी के, कहीं वो नैया आपकी पार करा दे। वो भी अब आपको देखिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने नकार दिया कि आपको साथ लेते ही वो हार जाते हैं। आपको उसी तरह से वेस्ट बंगाल में हो गया, आपको उसी तरह से बाकी दूसरे इलाके स्टेट में ऐसा हो रहा है कि आपका साथ छोड़ना चाहते थे कि आप एक रीजनल पार्टी से भी छोटी पार्टी की तरह सिमटती भी हो गए, इसलिए कि लोगों का विश्वास खत्म हो गया। आप जितने भी इल्जाम लगाएंगे, गलत इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे, उतना ज्यादा लोगों का विश्वास आपसे कम होगा और आपको वही दिन देखना पड़ेगा जो आज आपको देखना पड़ रहा है कि सारे इलेक्शन में हार के राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे, इसलिए कि वहां पर उनको पता होना चाहिए। आप मोदी साहब अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं आगे रख रहे में बिना परफॉर्मेंस के? जफर साहब, मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड तो आगे रखिए। जफर भाई को खत्म कर लेने दीजिए। आदिल जफर को खत्म कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपके पास जवाब देने का पूरा मौका है। उनको लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा और वो विश्वास आज ना तो उनकी पार्टी का उनको विश्वास है, न उनके लीडर का विश्वास है, न उनके अपने ओन लेफ्टिनेंट का विश्वास है। इसीलिए सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि अगर इस इलेक्शन में अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है तो किसी न किसी तरह मिसेस गांधी को लाया जाए। बिल्कुल गलत। सलमान साहब का बयान को आप डिस्टॉर्ट ना करिए। तो इससे क्या साहब उनके बयान को डिस्टॉर्ट ना करिए आप, ये गलत है। आपकी मोदी साहब वाली हरकतें कर रही है और बयान को तोड़ के पेश करते हैं, ये गलत है। देखिए फर्क इतना है, आप मोदी साहब से ना लीजिए, समझ लीजिए। आप तो सज्जन इंसान हैं, हम विश्वास पे टिके हैं और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी। इसमें भी 130 सीटों से ज्यादा जीत के आएंगे और आपका यहाँ भी जो किला है वो भी ध्वस्त करके जाएंगे। चलिए विनोद जी, चलिए मुझे अब ये बताइए कि दोनों की टोन और आदिल आपने जवाब दे दिया, दोनों की टोन और टेन्योर बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट। पार्टी लाइन है, पार्टी लाइन है। अब जनता क्या सेट करेगी? देखिए जनता, आपका विश्लेषण क्या कहता है? नहीं, विश्लेषण तो मैं 13 तारीख को करूंगा आपके साथ। अभी तो मैं इसी पे बात करूंगा क्योंकि तब ज्यादा मजा आएगा, अभी कैसे। लेकिन ये जरूर है कि जनता सिद्धारमैया सरकार के कामकाज को देख चुकी है। जनता येदियुरप्पा की सरकार के कामकाज को भी देख चुकी है और जनता कुमारस्वामी की जो 20 महीने की सरकार थी उसका कामकाज भी देख चुकी है। 11 महीने 11 महीने की थी, 20 महीने की, 11 महीने की नहीं, शायद 20 महीने का समझौता हुआ था। आप ध्यान देखिएगा, पहले तो अच्छा ठीक है, जो भी है जितना भी समय उनको मिला उसका कामकाज देख चुकी है। और ये कोई बहुत 2008 से लेकर 2018 10 साल का ये के बीच का समय है, तो कोई ऐसा भी नहीं कि पीढ़ी बदल गई हो। अब जनता उस हिसाब से फैसला करेगी कि इन तीनों मुख्यों, मैंने सवाल भी लोगों से पूछे थे कि इन 3 मुख्यमंत्रियों में से कौन बेहतर लगा, तो आप अलग अलग तरीके से लोगों ने जवाब दिए अपने अपने तरीके से, अलग अलग बेल्ट में, अलग अलग उसमें। लेकिन ये जरूर है कि जनता ने नरेंद्र मोदी जी को भी सुना, जनता ने राहुल गांधी को भी सुना, जनता ने सिद्धारमैया को भी सुना, कुमारस्वामी को भी सुना, इनको सुना, येदियुरप्पा जी को भी सुना। अब जनता 2 दिन उसके पास आज और कल का समय है, ये करीब 40 घंटों का, जिसमें वो तय करेंगे हमें क्या करना है। लेकिन इतना जरूर है, मैं ये कहूंगा
कि कर्नाटक की फिजा मैंने 2008 का चुनाव देखा था, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां बाकायदा खुलेआम लहर दिखाई पड़ती थी, और जिस तरह से येदियुरप्पा से कुर्सी छीनी गई थी जेडीएस के द्वारा, उसको लेकर के नाराजगी थी और साफ लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। 2013 में जब येदियुरप्पा जी जेल गए, उसके बाद भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले, तो उसको लेकर भाजपा के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल था और साफ लग रहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी। इस बार जो है, आप अगर पॉकेट्स में जाएं, अगर आप ओल्ड मैसूर के इलाके में जाएं तो वहां मुकाबला जेडीएस और कांग्रेस के बीच में आपको मिलेगा। अगर आप कोस्टल इलाके में जाएं और हैदराबाद कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक में जाएं तो वहां आपको भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला मिलेगा। तो इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की तस्वीर दिखाई पड़ती है। अब जनता क्या तय करेगी, इसका खुलासा अंदाज थोड़ा एग्जिट पोल से लगेगा, और खुलासा या उसका जो है नतीजा वो 15 तारीख को पता लगेगा हम लोगों को। लेकिन स्वीप होगा एक तरफ या दूसरी तरफ, अब ये तो अभी क्या कहें इसके बारे में, स्वीप होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो भी जनता फैसला देगी, जैसा भी देगी। इस बार 13 तारीख को मैं भी प्रेडिक्शन दूंगा। हाँ, जब हम करते हैं, हाँ, एग्जिट पोल, हाँ, एडिटर्स पोल जो आप करते हैं। सैयद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से पॉइंट है, 2 पॉइंट जो आप कर्नाटक की जनता को बोलने चाहे। मैं तीनों से यही सवाल पूछूंगा और सिर्फ 2 तक सीमित रहेगा, आप भी, आदिल भी और साथ ही साथ शाहिद भाई भी। देखिए सर, मैं कर्नाटक की जनता से कहना चाहता हूं, जो पिछले बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो हालत है, एक मिनट, एक एक करके शाहिद भाई, एक एक करके। सबसे पहले जफर भाई। देखिए दीपक भाई, मैं 2 बातें कहूंगा जैसा आपने कहा। पहली बात तो जो वहां पर जो कर्नाटक में जिस तरह किसानों की हालत है, जिस तरह से किसान, जिस तरह हाईएस्ट रेट है, जो वहां पर जो सुसाइड का जो रेट है वो हाईएस्ट है पूरे देश भर में। जाहिर है किसानों की दुविधा ये सरकार नहीं समझ पाई, इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में भी ऐलान किया है कि किसानों की दुविधा और उनके उनका जो लोन है माफ करेंगे 1 लाख तक, और भी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको देंगे। ये हमारा मैसेज हमने किसानों तक, हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाया है। दूसरी बड़ी बात है कि वहां के यूथ के लिए जो हमने और जो बेंगलोर के डेवलपमेंट के लिए जो देखिए एक मॉडल है, वहां बेंगलोर बिल्कुल 27 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाके पूछिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक शख्स आपको कहेगा कि कांग्रेस सरकार ने यहाँ कुछ काम नहीं किया, सिर्फ पैसे बना है। तो हम उस पूरे प्रदेश के साथ साथ खास के बेंगलोर सिटी को भी हम इतना अच्छा डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों में जो एक शिकायत है वो खत्म करेंगे। और साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि यूथ के लिए हम बहुत सारे स्कीम लेके आए, जो अपने मैनिफेस्टो में भी ऐलान किया और बार बार हमारे लीडर्स ने भी ऐलान किया है कि हम यूथ के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले किया है और करेंगे। और जब के लिए जो हमने 3 लाख करोड़ दिया है उसमें भी और इजाफा करेंगे ताकि और भी ज्यादा विकास होता रहे। आदिल। दीपक साहब, भाजपा के लीडरशिप में एक कंपटीशन चल रहा है कि हम सबसे ज्यादा झूठ बोलेंगे। मोदी साहब कहते हैं मैं अमित शाह जी से ज्यादा झूठ बोलूंगा, अब जफर भाई कह रहे हैं मैं अमित शाह जी से ज्यादा झूठ बोलूंगा। हकीकत यह है, केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या महाराष्ट्र में की है, कर्नाटका में नहीं, महाराष्ट्र में। ये जफर साहब को जवाब है इनकी टिप्पणी का। दूसरी बात, हमारा रिपोर्ट कार्ड देखिए, आज हिंदुस्तान में कर्नाटका इन्वेस्टमेंट रेट में नंबर 1 है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, नंबर 1 है। दूसरा, हमने 12,000 करोड़ रुपए के लोन सबसे ज्यादा है। अपने किसान और अगर पूरे देश का हम अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के आगे पेश करते हैं। भाजपा सरकार झूठे वादे देती है, एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने की इनकी राजनीति से अब लोग सहमत नहीं है। ये अच्छी पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और 15 तारीख को इन्हें जवाब मिलेगा। इनका अहंकार भी टूटेगा और इनकी बातों का आपका कोई असर नहीं होगा देश की जनता पे और प्रदेश की जनता पे, इसलिए कि प्रदेश की जनता के हित में आपने कुछ किया नहीं। चलिए शाहिद भाई, बहुत झूठ प्रचार, अजय सिंह हो गया आप दोनों का हो गया। जफर भाई, आदिल, आप दोनों का हो गया। अजय सिंह बेस्ट अपना हल्का नहीं बचा पाया मुख्यमंत्री होके। देखिए शाहिद भाई, आप बोलिए, क्या बात कर रहे हैं? दीपक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारा जो किसान जो है 53,000 करोड़ आज किसान का लोन है, हमारी जो सरकार है, जिस दिन कुमारस्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनेगा 15 तारीख को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा,
हम सबसे पहले ये किसानों का जो लोन है वो माफ कर देंगे। इसके साथ में कर्नाटक में यहाँ पे युवाओं को नौकरी चाहिए। जो सिद्धरामैया जी और ये जो भारतीय जनता पार्टी दोनों नाकामयाब रह चुकी है, इसमें हम यूथ के लिए या युवाओं के लिए नौकरी जो है हमारे कुमार स्वामी साहब ने कहा है कि 1 लाख, हमारे जो मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरी हम देंगे अगले 5 सालों में। कहां से लाएंगे और इसके नौकरी? साथ जो हमारा जो इरिगेशन के लिए नौकरी कहां से लाएंगे बताइए ना। 1 इरिगेशन लाख के लिए जो है हम 1 लाख कोई रोड मैप है आपके पास? 50,000 करोड़ एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए। नौकरी का कोई रोड मैप है आपके पास? कैसे देंगे नौकरी से? क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं जो बाकी पार्टियां करती हैं। नहीं, नौकरी तो देखिए लास्ट टाइम जो कांग्रेस ने जो वादा किया था, कांग्रेस ने, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1,60,000 नौकरी दी है पिछले 5 सालों में। लेकिन कुमार स्वामी साहब मिनिमम 1 करोड़ जो 1 लाख नौकरी हम जरूर देंगे। गलत तथ्य ना रखिए, गलत तथ्य ना रखिए। चलिए, नहीं, ये हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि पूरी बहस को सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी भी कर्नाटक में असल मुद्दों तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंची है। कारण क्या है? चुनाव में नैरेटिव बदलना है, चुनाव में परसेप्शन बदलना है, ये राजनीतिक पार्टी जाने। लेकिन ये बात तय है कि उन मुद्दों को छुआ नहीं गया है जो जनता की नब्ज को टटोल सके। मेरी महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। भारत में नोटबंदी के